हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग मेटास्प्लॉइट की मदद से पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन और क्लीनिंग अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेटास्प्लॉइट बहुत ज्यादा यूज होता है। और मेटास्प्लॉइट का एक फायदा क्या है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कमांड है मेटाप्रेटर के वो सेम रहते हैं हमारे लिए, तो हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि सबके लिए अलग अलग पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विंडोज पे आपको करके दिखाऊंगा। विंडोज मशीन होगी, ट्राइहेक में की एक मशीन है, उस पे हम लोग करेंगे, लेकिन वही सब सेम रहेगा। लिनक्स के लिए हो चाहे यूनिक्स के लिए हो, तो सब में सेम रहेगा। तो क्लीनिंग अप और मेटास्प्लॉइट सीखेंगे। उसके अलावा पोस्ट मॉड्यूल जो है एमएसएफ कंसोल के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। तो काफी अच्छी है वीडियो रहने वाली। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग यूज करेंगे ब्लू मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हम इसका कोई भी चैलेंज पूरा नहीं करने वाले हैं। आप सोचो कि ब्लू मशीन के हम जो यहाँ पे टास्क दिए होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, इनमें से कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे बस एक विंडोज की मशीन चाहिए थी जिसपे मैं आप लोगों को पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करके दिखा पाऊं। तो मैंने सोचा ट्राइहेक की मशीन कर लेते हैं, वरना आप लोगों को पूरी वीएम एक डाउनलोड करनी पड़ती जिसपे आप सारे रन करते अपने टास्क वगैरह। तो उससे बढ़िया है हम ट्राइहेक की एक ब्लू मशीन है, इसको एक्सप्लॉइट आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है, आपने अगर मेरी बूट टू रूट वाली या एक्सप्लॉयटेशन वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको क्लियर है, आराम से कर दोगे, आप कोई टेंशन नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं सीधा और यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे को मेटाप्रेटर सेशन जो है वो मिल चुका है इस मशीन पे, पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक्सप्लॉयटेड है ये मशीन, अब हमें इस पे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं सिस इन्फो। ठीक है, सिस इन्फो किस लिए? क्योंकि हमें जितने भी उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो देखनी है कि क्या आर्किटेक्चर है, क्या लैंग्वेज यूज हो रही है उस पे। लैंग्वेज थोड़ा सा इसलिए काम आती है, मान लो रशियन मशीन होगी तो हमें पता चल जाता है कि उस पे रशियन यूज हो रही है, और अगर फ्रांस की है तो फ्रेंच यूज हो रही है। तो एक आइडिया लग जाता है, मतलब वैसे कोई काम की नहीं है लेकिन आइडिया लग जाता है हमारे को कि कौन सी लैंग्वेज है, कौन से रीजन हो सकता है जहां से मशीन है, तो वो पता चल जाता है। दूसरी चीज हमारे को पता चल जाती है ओएस कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। विंडोज 7 ओएस है। ठीक है, और इसका बिल्ड क्या है, क्योंकि बिल्ड में भी कई बार क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी निकलती है कि इस वाले बिल्ड के पर्टिकुलरली इस वाले वर्जन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सर्विस पैक 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी बग निकलते हैं कि इसी, जैसे मान लो इसी सर्विस पैक में, सर्विस पैक 2 में ही चलता है, सर्विस पैक 1 में चलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्जन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद पीसी का होस्ट नेम हमें पता चल गया है, जॉन पीसी है। पीसी का होस्ट नेम जो नेटवर्क पे दिखाएगा, अगर ये किसी नेटवर्क पे जाएगा तो सामने वाले को इस कंप्यूटर का नेम जॉन पीसी दिखेगा, और जॉन पीसी तो इसका मतलब यूजर नेम भी होगा, जॉन नाम से कोई बना रखा होगा। यूजुअली हम लोग करते हैं ऐसा कि अब कंप्यूटर का नाम भी अपने से रिलेटेड रख देते हैं और एक यूजर नेम भी बनाते हैं जो स्टार्टिंग में बनता है, जॉन नाम से इसने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और अब यहाँ पे देखो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बेसिक्स, ये वाली जो वीडियो है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बेसिक के लिए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन है क्या। ठीक है, देखो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, जब हम किसी चीज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज को हैक कर दिया, उसके बाद हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, वो सब काउंट होता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। चाहे वो प्रिविलेज एस्केलेशन हो, क्रेडेंशियल डंपिंग हो, ये सब आएगा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है ये सब। अब हम बात करते हैं यहीं पे, अगर हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक टर्म यूज कर रहे हैं तो यहां पे एक टर्म भी होती है प्री एक्सप्लॉयटेशन। प्री एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन से पहले। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से पहले आप क्या क्या करते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, एन्यूमरेशन हो गया, स्कैनिंग हो गया, ये सब प्री एक्सप्लॉयटेशन के अंदर काउंट होता है। तो हमारे पे दो टर्म है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्री एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से पहले और एक्सप्लॉयटेशन के बाद। तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे ये सब एक्सप्लॉयटेशन के बाद का, इसलिए पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में रेफर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे मैंने बोला प्रिविलेज एस्केलेशन भी इसका पार्ट है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन में चाहता नहीं था आप लोगों को इस वीडियो में भी सिखाऊं, लेकिन क्योंकि मैं पिछली बूट टू रूट वाली में मैं काफी कवर कर चुका हूं, फिर भी इस वाली में देखेंगे हम लोग मेटाप्रेटर से कैसे कर सकते हैं। मेटाप्रेटर से करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटिक। तो पहले हम लोग मैनुअल तरीके से करेंगे, फिर ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे, ताकि हमें दोनों का पता रहे। तो मैनुअल तरीके से करने के लिए देखो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं हम अपने प्रोसेस को। अब काफी लोगों ने करा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि बैक में काम कैसे करता है, क्या होता है माइग्रेशन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने प्रोसेस को माइग्रेट करते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारा पेलोड वहां काम कर रहा होगा, है ना, तो हमारे पेलोड ने हमसे रिवर्स कनेक्शन बनाया था। टारगेट मशीन पे हमारा पेलोड है, वो हमसे रिवर्स कनेक्शन बना के बैठा हुआ है। ठीक है, हमने उससे यहाँ पे कनेक्टेड है अपने मेटास्प्लॉइट से। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है, देखो आपको भी पता है कि अगर कोई प्रोसेस रूट से चल रहा है तो उसको सारी परमिशन है। अगर वो रूट से चल रहा है, ठीक है, तो वो ईटीसी शैडो को भी पढ़ सकता है, वो कोई भी ऐसी फाइल पढ़ सकता है जो वो चाहे सिस्टम की। लेकिन अगर कोई कम यूजर है, गेस्ट यूजर है, एनोनिमस यूजर है, काली यूजर है, उबंटू यूजर है, तो इन सबको या तो सूडो चाहिए या ये फाइल को नहीं पढ़ सकते। ईटीसी शैडो को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहेगा परमिशन डिनाइड, या फिर आप पहले सूडो लिखो और पासवर्ड दो। तो ये सब काम हमें करने पड़ते हैं ना। तो हर प्रोसेस को हर चीज करने की परमिशन नहीं होती। लेकिन अगर आप एक सुपर यूजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप रूट यूजर हो, आप एंटी अथॉरिटी सिस्टम हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो सिस्टम के अंदर। तो अब यहां पे हम यही करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोसेस को
जो नीचे यूजर पे चल रहा है उसको बड़े यूजर पे लेके जाएंगे, एंटी अथॉरिटी सिस्टम पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब उसको ले जाने के लिए हम यहाँ माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पीएस कमांड लिखते हैं तो जितने भी प्रोसेस कंप्यूटर पे चल रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ बेसिकली क्या काम करेंगे, देखो हमारा जो प्रोसेस होगा वो किसी कम यूजर पे चल रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो इस यूजर पे चले। ये सबसे बड़ा यूजर होता है, इसको सारी परमिशन होती है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी फाइल को पढ़ना, किसी फाइल को खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चलाना, है सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को ये चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका मैं आपको बताता हूँ कि बैक में करता क्या है। देखो ये क्या काम करता है, देखो आपने कभी बड़े गेम खेले होंगे, जीटीए वगैरह खेले होंगे, जीटीए सन एंड्रियास, जीटीए 5, जीटीए 4, तो आपको पता होगा एक मेन फाइल होती है जिसको आप रन करते हो, डबल क्लिक करते हो EXE को, तो वो रन होती है, लेकिन उसके साथ काफी सारे फोल्डर्स में फाइल्स आती हैं जिनका एक्सटेंशन आपने देखा होगा .dll, है ना। तो .dll क्या होती है, वो सपोर्टिंग फाइल्स होती है। जैसे EXE के अंदर मेन कोड है कि भाई मेरे को ये फंक्शन रन करना है तो मैं इस वाली DLL को कॉल करूंगा, मेरे को ये चाहिए तो मैं इस वाली DLL को कॉल करूंगा, ठीक है। तो वो सेंटर है सब चीजों का, लेकिन जो कोड है वो बाकी सब में बटा हुआ है, वो अलग अलग DLLs में बटा हुआ है। तो यहीं पे ये क्या काम करता है मेटास्प्लॉइट, ये एक हमारा जो पेलोड होता है उसका DLL बनाता है, एक DLL फाइल बनाता है, और हम जिस भी प्रोसेस को उसको बोलेंगे तो उस प्रोसेस के साथ उस DLL को अटैच कर देता है। यानी कि वो प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको बोलता है कि ये तेरे से अटैच्ड फाइल है, ये तेरे साथ की फाइल है, इसे क्यों नहीं रन कर रहा है, इसे भी रन कर। तो वो सोचता है अच्छा ये मेरी फाइल है, ये DLL मेरी सपोर्टिंग फाइल है, इसे भी मैं रन कर देता हूं। जैसे ही वो प्रोसेस उसे रन करता है तो वो प्रोसेस किससे चल रहा होता है, वो चल रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से, उसके सारी परमिशन होती है, तो वो हमारी DLL को भी उस परमिशन से चला देता है, और वो DLL हम पे वापस कनेक्शन बनाती है। तो बैकएंड पे क्या कर रखा होता है मेटास्प्लॉइट ने, मल्टी हैंडलर अपने आप ऑन कर रखा होता है। मल्टी हैंडलर क्या करता है, कनेक्शन रिसीव करता है और हमारे को मेटाप्लेटर पे दिखाता है कि हम लोग बड़े प्रोसेस पे आ चुके हैं, अब सब कुछ कर सकते हैं इस कंप्यूटर के अंदर। तो जिन लोगों को थ्योरी पार्ट समझ नहीं आया, अब वो यहाँ पे करके देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। देखो मेरे को करना है माइग्रेट, जैसा मैंने आपको बोला, और मेरे को किस प्रोसेस पे करना है, किस प्रोसेस से मेरे को अपनी DLL जो मलिशियस DLL है वो अटैच करनी है, मुझे इसे बताना पड़ता है। तो आप किसी से भी कर सकते हो, बस आप ये देखना कि आपको किस यूजर से करना है। मुझे करना है एंटी अथॉरिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा परमिशन इसके पास है, तो मेरा फायदा इसी के साथ है ना। तो ऐसा नहीं है आप सोचो कि भाई ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, ये काम की चीज है सही में। अब आप देखो यहाँ पे कोई Amazon का प्रोडक्ट रन हो रहा है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइएक्मी की मशीन है तो उन्होंने कोई Amazon का कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे रन करा हुआ होगा, तो चलो इससे कनेक्ट होते हैं। आपको लग रहा हो कि हम कनेक्ट नहीं हो सकते, तो हम Amazon के प्रोडक्ट से कनेक्ट होते हैं। Amazon के अंदर हम एक मलिशियस DLL इंक्लूड कर देंगे, अटैच कर देंगे उसके साथ, और Amazon उसे सोचेगा ये मेरी फाइल है, इसे रन कर दो पूरी परमिशन के साथ। जैसे ही वो रन करेगा वो हमारे से कनेक्शन वापस बनाएगा और हमारे को सब कुछ मिल जाएगा, पूरा सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और हम करते हैं माइग्रेट करना है, और ये जो आईडी है ना, और ये जो आईडी लिखी है इनके सामने, ये प्रोसेस आईडी, ये प्रोसेस आईडी चाहिए, तो हमारे को किससे करना है, Amazon वाले से। तो इसकी प्रोसेस आईडी आपको दिख रही होगी 1624, तो 1624 आपको देना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हर बार में सक्सेसफुल हो, लेकिन ज्यादातर काम कर जाता है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे यहाँ तो हो गया, तो आप दूसरा कोई प्रोसेस देख लो, तीसरा देख लो, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गेट UID अगर मैं करूं तो हम क्या बन चुके हैं, यहाँ पे एंटी अथॉरिटी सिस्टम बन चुके हैं, हमारे पे सारी परमिशन है। अब मैं CMD चलाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट चलाऊंगा, तो वो भी मेरे को किससे ही मिलेगा, वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का मिलेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फायरवॉल डिसेबल, पासवर्ड डंपिंग, ठीक है, और यहाँ पे रियल टाइम स्कैनिंग को बंद करना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस सिस्टम के अंदर। अब मैं इसका ऑटोमेटेड वे भी दिखाता हूँ। आपको लिखना होता है गेट सिस्टम, बहुत आसान कमांड है गेट सिस्टम। तो इसमें क्या है, गेट सिस्टम क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन के बहुत सारे तरीके अपने आप मेटास्प्लॉइट में रखे हुए हैं। गेट सिस्टम आप जैसे ही करते हो वो सबको रन कर देता है, जिससे भी प्रिविलेज एस्केलेशन होता है वो बता देता है कि हम बड़ा यूजर बन चुके हैं। तो मैं गेट सिस्टम करूंगा, ये बता देगा कि जो टेक्निक 1 मैंने लगाई उसी से मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, सिस्टम मिल गया है, सिस्टम यूजर मेरे को मिल चुका है टेक्निक 1 से। तो अब हम सिस्टम है, लेकिन वो हम पहले भी बन चुके थे, बस ये बता रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। अगर गेट सिस्टम ना काम करे तो आपको मैनुअल तरीका मैंने सिखा दिया, माइग्रेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, माइग्रेट होता क्या है। तो अगर आपसे आप कोई बात करेगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो माइग्रेशन का प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली में, डेप्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और कुछ हेल्प में आपको दिखाता हूं जो हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में करना चाहते हैं, आप लोग करना चाहते हो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, आप यही करना चाहते हो एक्सप्लॉइटेशन के बाद। जैसे कि वेबकैम देखना, किसी का यही सबको बहुत शौक होता है वेबकैम देखना, ठीक है। वेबकैम देखना, माइक रिकॉर्ड करना, और उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसके की स्ट्रोक्स, वो क्या टाइप कर रहा है वो सब आप देख सकते हो। अपना माउस आप कर्सर हिला रहे हो वो सब आप उसे भेज सकते हो। आपने कर्सर ऐसे हिलाया, आपने उसे भेज दिया तो उसका भी कर्सर यूं हिलेगा। आप कीबोर्ड में अपने कुछ टाइप कर रहे हो वो सब आप उसको सेंड कर सकते हो। तो कितना कुछ आपको मैटर पैटर देता है, आप इन सबको पढ़ सकते हो। देखो कितना अच्छा है, आप माउस के इवेंट्स भेज सकते हो। यहाँ पे आप कीबोर्ड, यहाँ पे आप की स्ट्रोक्स स्टार्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड करना की स्ट्रोक्स को, ठीक है।
तो ये सब काम है। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे क्या है, कोई म्यूजिक बजाना है, प्ले कर सकते हो, मस्ती करनी है आप लोगों को, ठीक है, ये सब आप इसके साथ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, कुछ सिस्टम कमांड्स हैं, जैसे कि कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स देखने हैं, प्रोसेस आईडी देखनी है अपनी, ये सब सिस्टम के इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो आगे की वीडियो में भी हमारे काम आ सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो आगे भी आएगी पोस्ट एक्सप्लोरेशन की, तो उसमें भी हमारे काम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम इन्फो हमने देख ही लिए है, यहाँ पे ये सब कमांड है। नेटवर्क के कमांड ये हमारे काम आएंगे आगे, जब हम पिविटिंग पढ़ाऊंगा, पिविटिंग में काम आएंगे ये, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा है काफी। तो अपलोड डाउनलोड ये सब आपको पता है, ये सब आप खुद से करके देखना, तब मजा आएगा यार। खुद से करो, स्क्रीनशॉट लो स्क्रीन को, उसको आप स्क्रीन को लाइव देख सकते हो, उसकी स्क्रीन देखो कि ट्राई की जो मशीन रन कर रही है उसकी स्क्रीन कैसी है, तो आप ये भी देख सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद से करके देखोगे जब ये सब काम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपने बेसिक कमांड देख लिए, ठीक है, ये सब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशंस के बारे में जानते हैं। देखो मेटास्प्लॉइट ने कहा कि हमारे पे डेवलपर्स हैं, हमारे डेवलपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम दुनिया की हर कुछ चीज तो नहीं सोच सकते ना, हर डेवलपर का माइंड अपना होता है। तो उसने कहा हम इतना कोड बना लेंगे, हम इतना अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोग जो ओपन वर्ल्ड के लोग हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें, आप भी अपना कोड लाके मेटास्प्लॉइट के अंदर डालो, उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो ये थे एक्सटेंशन। तो यहाँ मेटर पैटर के साथ भी कुछ एक्सटेंशन, कुछ प्लगइन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, तो आप उनका यूज कर सकते हो। उनके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स आते हैं, जैसे पासवर्ड निकालना हो गया, या फिर पावर शेल में कमांड चलाना। इसमें आप सीएमडी ले सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो शेल में कमांड, लेकिन यहाँ आप पावर शेल नहीं ले सकते, पावर शेल लेना। तो ये एडिशनल फीचर्स जो ओपन वर्ल्ड के डेवलपर ने दिए मेटर पैटर को, ठीक है, तो वो सब भी कर सकते हैं, तो वो भी करते हैं अभी। सबसे पहले मैं आपको हैश डंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, हैश डंप बता देता हूं क्या करता है। हैश डंप आपको समझ ही आ गया होगा क्या करता है हैश डंप। तो यहाँ पे हैश डंप हमारे को जो हैशेस है वो निकाल के दे रहा है, इसको आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो करते हैं, थोड़ा बहुत काम हम भी कर लेते हैं यार, ऐसा नहीं है, इतना आलसी नहीं बनते, ठीक है। तो इसको क्रैक वगैरह करते हैं, देखते हैं कि ऐसे क्रैक करना है, मैं आपको बता भी देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले सीडी सीटीएफ में चलते हैं। सीटीएफ फोल्डर, मेरा जो सीटीएफ फोल्डर है उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे सीटीएफ फोल्डर के अंदर आने के बाद तो अब हमारे को क्या चाहिए, जैसे मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पे है जैसे, ठीक है, तो ये हमारा जो हैश है, ये हैश है हमारा जो हैश है, वो ये वाला हमारे को हैश चाहिए, एंटी एलएम हैश है, एंटी एलएम हैश है ये, ठीक है। ये वाला जो हैश है इधर वाला, ये एलएम हैश है, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा, ये हैश एलएम हैश है, ये एंटी एलएम हैश है। तो ये हमारे पे अलग अलग हैश है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इन हैश को एक फाइल के अंदर लिख लेते हैं, विम हैश .txt, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं जो हमारे को हैश मिले। अब यहाँ पे हमें बनना पड़ेगा कुछ, मैं आप लोगों को बोलूं बैश निंजा बनना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोगों को अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे को सिर्फ NTLM हैश मिले और उसको हम एक फाइल के अंदर लिख दे, ठीक है, क्योंकि वो क्रैक करने हैं। तो अगर चाहे आप हैश कैट से करना चाहो तो एक फाइल के अंदर आपको चाहिए, ठीक है। तो 3 हैश है हमारे पास, तो हमारे को कुछ यहाँ बैश निंजा बनना पड़ेगा। तो मैं अब आपको कुछ दिखाता हूँ, बैश से हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे cat hash .txt, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको इससे डिवाइड कर दे, जैसे मान लो ये जो कोलन है ये सब में कॉमन है, ठीक है, कोलन आपको दिख रहा होगा, तो एक कोलन सब में कॉमन है ना। अगर हम इसको कोलन से डिवाइड कर दे, यानी कि हर कोलन के पहले का हिस्सा अलग हो जाए, ये सब अलग अलग हो जाए, तो पहला हिस्सा कौन सा होगा, नंबर 1, तो नंबर 1 होगा ये एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद 500 अलग हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये जो LM हैश है, ये थर्ड पार्ट। ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका। सेम ऐसे इन सब में भी होगा, है ना। तो अब हम यहाँ करते हैं कैट करते हैं hash.txt को, ठीक है, hash.txt। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कट करते हैं इसको -d से। किससे कट करना है, हमारे को कोलन से इसको कट करना है। और f यानी कि कौन सा नंबर आपको चाहिए, तो हमारे को चाहिए ये 4th नंबर, है ना। 4th नंबर पे क्या है, NTLM हैश है, तो हमें इसको चाहिए। तो बस अब यहाँ पे ये करेंगे, एंटर मारते हैं, तो अब आपको जो हैश है वो NTLM हैश आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्यों नहीं मिला लास्ट में, क्योंकि इससे डिवाइड हो गए थे। यहाँ पे भी कोलन है, तो ये अगले पार्ट इससे डिवाइड हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन था, इसलिए हमारे को जो हमारे हैश है वो मिल गए। अगर आपको इसको एक फाइल के अंदर भी लिखना है तो आप इसको डाल दो, कैट कमांड लिखो यहाँ पे, और उसके बाद इसको आप डाल सकते हो किसी भी फाइल के अंदर हैश, ठीक है। तो ये उस फाइल के अंदर चले जाएंगे। अब मैं कैट करूंगा हैश, तो आपको मिल जाएगा उस फाइल के अंदर ये हैश आ चुके होंगे, ठीक है। तो जो आउटपुट आया था वो कैट कमांड के अंदर गया, और कैट कमांड क्या काम करता है, इको की तरह काम करता है। अगर आप कैट को ब्लैंक लिखोगे और उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो उसी को रिपीट करता है। तो मैंने ये हैश जो है ये कैट के अंदर मैंने रीडायरेक्ट करे, ठीक है, और कैट ने इन्हीं को वापस भेजा, तो वो हैश फाइल के अंदर, ये वाली फाइल जो हमने दी थी उसके अंदर चले गए। तो ये हमने काम यहाँ पे करा है बेसिकली, बैश निंजा बन के अपने आप से, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे को हैश मिल चुके हैं, इनको क्रैक कर देते हैं। कैट है जो ये हैश आए हैं
इनको कॉपी करके आप किसी भी वेबसाइट से जिससे आप चाहो इनको क्रैक कर सकते हो। मैं क्रैक स्टेशन से कर देता हूँ, आसानी से हो जाता है क्रैक स्टेशन से। ठीक है, क्रैक स्टेशन पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ आपको बस हैश को इनको वालों को पेस्ट करना है और ये क्रैक हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, और कोई बताना की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्रैक स्टेशन अच्छा है। जैसे इसने खुद ही पहचान लिया NTLM हैश है, और यहाँ पे इसने बता दिया ब्लैंक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पासवर्ड यूज नहीं हुआ है, ये ब्लैंक NTLM है, तो उस यूजर ने कोई पासवर्ड यूज नहीं करा है। और यहाँ पे ये जो यूजर का पासवर्ड था, इसका नाम जो भी था हमने चेक नहीं करा, जॉन यूजर का पासवर्ड हमारे हाथ लग चुका है, ये जो इसका पासवर्ड था जॉन यूजर का। ठीक है, ये हमने हैश क्रैक कर लिया। तो ये हैशडम टूल था। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और हैशडम के बाद अब आपको दिखाता हूं मैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं। यहाँ एक्सटेंशन की जब मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये अलग अलग एक्सटेंशंस। ठीक है, इनमें कुछ अच्छे अच्छे, जैसे कीवी एक एक्सटेंशन है, तो ये कीवी एक्सटेंशन किस लिए काम आता है, ये हैशडम भी कीवी की तरह ही काम करता है, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स भी इसके अंदर हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी में काफी काम करते हैं। टिकट जनरेशन टाइप के फंक्शंस है, एक्टिव डायरेक्टरी जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि अब आप हेल्प करोगे, जब आप हेल्प करोगे तो आपको दिखेगा कुछ नए फंक्शंस मेटाप्रेटर के अंदर ऐड हो चुके हैं, कुछ नई हेल्प। ठीक है, तो आपको दिखेगा कीवी के कमांड्स ऐड हो चुके हैं। क्रेड्सॉल नाम का एक कमांड आ चुका है जो कि रिट्रीव ऑल क्रेडेंशियल करता है, सारे क्रेडेंशियल जितने से मिल सकते हैं वो निकाल के देता है। तो ये काफी अच्छा टूल है, काफी अच्छा है। कीवी काफी यूज होता है जब हम पासवर्ड निकालने या फिर इस टाइप के काम होते हैं जो उसमें काफी यूज होता है। तो देखते हैं कुछ निकाल के देता है नहीं देता। क्रेड ऑल, सॉरी इसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा क्रेड्सॉल है, सॉरी क्रेड्सॉल। ठीक है, तो क्रेड्सॉल आप लिखोगे तो ये निकाल के दे देगा अगर इसे कुछ मिलता है, और इसे मेरे ख्याल कुछ नहीं मिला है, कुछ इसे ऐसा हाथ नहीं लगा है। ठीक है, कोई तो हैशडम ने हमें निकाल के दे दिया था। तो अलग अलग टूल आपको पता रहनी चाहिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। लोड, उसके बाद और भी है हमारे पे, जैसे आप देखोगे अलग अलग, इनको आप खुद से ट्राई करके देखना। मैं पावर शेल वाला बताता हूँ। पाइथन लोड कर सकते हो आप, पाइथन रन कर सकते हो सामने वाली मशीन के अंदर, चाहे उसमें पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी उसमें पाइथन स्क्रिप्ट करके पाइथन रन कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है, पाइथन हमारा कितना सारा काम जो आसान कर देती है। तो लोड अगर मैं इसमें पावर शेल करता हूं तो आपको यहाँ हेल्प करके दिखाऊंगा अगर, तो पावर शेल के कुछ नए कमांड्स इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपको पावर शेल एग्जीक्यूट कर सकते हो। पावर शेल के कमांड एग्जीक्यूट करने तो आपको लिखना पड़ेगा पावर शेल एग्जीक्यूट, और उसके बाद आप जो कमांड दोगे वो पावर शेल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थे कुछ एक्सटेंशन जो लोगों ने मेटाप्रेटर में ऐड करे, तो कितनी अच्छी चीजें हैं। मतलब आप देख सकते हो कुछ काफी सारी चीजें हमारे काम की होती है। इनकॉग्निटो ट्राई करना, ये भी काफी अच्छा है। तो काफी सारी चीजें हैं जो एक्सटेंशन इसके अच्छे अच्छे हैं, वो आप ट्राई करना। उसके बाद अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, रन करते हैं। रन क्या काम करता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाली जो स्क्रिप्ट होती है वो आप रन कर सकते हो इसके ऊपर। मेटास्प्लॉइट के अंदर की जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की स्क्रिप्ट है, जैसे एक्सप्लॉइट होती है, ऑक्सिलरीज होती है, तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की स्क्रिप्ट भी है। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है पहले ही किसी को हैक करा होना चाहिए, तो हमने हैक कर रखा है। तो अब मैं इस मेटाप्रेटर के सेशन के अंदर से उन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन स्क्रिप्ट को रन कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को रन करके दिखाता हूं जो बहुत फेमस है और आप लोगों के भी काफी काम आ सकती है जब आप यूज करोगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टी। ठीक है, मैं बताता हूं क्या यूज कर रहा हूं, रिकॉन। ठीक है, मल्टी रिकॉन, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की एक स्क्रिप्ट है जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म है, यानी कि विंडोज में भी काम करती है, लिनक्स में भी, यूनिक्स में भी, सब में काम करती है। उसके बाद रिकॉनेसेंस करती है, कोई ऐसा नहीं एक्सप्लॉइटेशन में काम करती है, रिकॉनेसेंस का काम करती है। और क्या काम करती है, ये एक्सप्लॉइट सजेस्ट करती है कि आप किस किस तरीके से और इसको हैक कर सकते। अभी मैंने किसी एक्सप्लॉइट की मदद से इसको हैक करा होगा, ये बताती है कि आप मेटास्प्लॉइट से और किस किस एक्सप्लॉइट से इसी मशीन को हैक कर सकते हो। तो अगर मान लो कोई नया वर्जन आता है और वो वाला बग जो है वो पैच हो गया, तो अब तो आप इस मशीन को हैक ही नहीं कर सकते। तो आप लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर जब आप इसमें चलाओगे तो ये हमें बता देगा कुछ एडिशनल एक्सप्लॉइट कि आप इस वाली तरीके से भी इसको हैक कर सकते हो। अगर इससे नहीं हो रहा तो इससे हैक कर सकते हो, इससे नहीं हो रहा तो इससे हैक कर सकते हो। तो काफी सारे और एक्सप्लॉइट हमें बता देता है जिससे ये हैक हो सकता है पीसी, तो खुद से हमें बताएगा। ठीक है, तो ये भी इसलिए काफी अच्छा है, इसको भी रन कर दिया करो जब कोई मशीन को हैक करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मेटाप्रेटर है ये स्टेबल वाला नहीं मिला है, तो कई बार क्या होता है कि जो पेलोड है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या वो एक्सप्लॉइट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उस वाली मशीन से, तो आप किसी और से भी कर सकते हो लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर। एक बार आपको शेल मिला, लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर रन करा और ये बता देगा आप इससे हैक कर सकते हो। तो इसने हमें बता दिया कि इन सबसे भी ये वनरेबल है। देखो यहाँ पे इसने हमारे को कितने दिए, 4 तरीके और वनरेबल है, यानी कि एक से मैंने हैक करा हुआ है, 4 और बताया, तो ये 5 चीजों से वनरेबल है अभी जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा काम की चीज है ये। उसके बाद और रन करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, चेक वीएम नाम से होता है हमारे पास एक यहाँ पे पोस्ट मॉड्यूल। चेक वीएम क्या बताता है हमें, चेक वीएम हमें बताता है कि ये वर्चुअल मशीन है या फिर कोई होस्ट मशीन है। तो इसने बता दिया कि एक वर्चुअल मशीन रन हो रही है जो कि जेन यूज कर रही है, जेन सॉफ्टवेयर है, जैसे
वर्चुअल बॉक्स है, VMware है, वैसे Zen एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से यहाँ पे वर्चुअल मशीन ये रन हो रही है, ये वाली, ठीक है। और ये हमें बता रहा है कि ये जो आप लिख रहे हो चेक VM, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये चेक VM इस वाले की शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म यूज रखिए। ये आपको कहां मिलेगी शॉर्ट फॉर्म? आप जाओ गूगल पे और लिख देना मेटरप्रेटर चीट शीट, तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रन करूं चाहे चेक VM लिखूं, सेम बात होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी है अच्छे मैं आपको काफी सारे दिखाता हूँ। गेट टेलनेट है, गेट टेलनेट। तो टेलनेट क्या करता है? टेलनेट अनेबल कर देता है। जिस मशीन को हमने हैक करा हुआ है उसमें टेलनेट को अनेबल कर देता है। तो यहाँ पे -E लिखना पड़ेगा इसके साथ अनेबल करने के लिए। तो इसका फायदा क्या है? जैसे SSH होता है ना कि हमारे को शेल मिल जाता है, वैसे ही सेम टेलनेट भी होता है। टेलनेट भी हमें शेल देता है। तो अब मैंने मान लो एक तरह से ये कह सकते हैं मैंने इसके अंदर SSH को अनेबल कर दिया है। बस टेलनेट क्या है? टेलनेट SSH की तरह सिक्योर नहीं है, ठीक है। टेलनेट में एनक्रिप्शन नहीं होता, जो हमारा डाटा जा रहा है वो नॉर्मल फॉर्मेट में जाता है, कोई भी पढ़ सकता है MITM अटैक करके, ठीक है। इसलिए टेलनेट सिक्योर नहीं है, वरना बाकी सब काम सेम है। तो टेलनेट यहाँ पे यूज हो रहा है, टेलनेट मैंने अनेबल कर दिया, मैं कभी भी उसमें लॉग इन कर सकता हूँ टेलनेट की मदद से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं, जैसे रन आप कर सकते हो विन एन्यूम, ठीक है। ये हमारे को सारी एन्यूमरेशन करके दे देगा अपने आप से कि क्या उसके पासवर्ड है, क्या क्या नेटवर्क इंटरफेस उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, क्या क्या लॉग्स हो रहे हैं, सब कुछ रिलेटेड जितनी भी एन्यूमरेशन ये कर सकता है सब कुछ हमारे को करके दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं अभी रन नहीं कर रहा, आप कर सकते हो। उसके अलावा होता है किल AV, ये आप लोगों के काम का है। एंटीवायरस को किल करना हो तो कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस अगर रन हो रहा होगा, मान लो E-Scan रन हो रहा है, गार्जियन का एंटीवायरस, तो उन सबको बंद करने का काम आता है किल AV, ठीक है। तो वो सब ये काम करता है जो सर्विस की तरह रन कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन कर रहा होता है उनका सर्विस की तरह, ठीक है। तो उनको किल करने में काम आता है एंटीवायरस, ठीक है। जो हम सिस्टम पे कमांड रन करते हैं नॉर्मली वो विंडोज डिफेंडर को बंद कर देते हैं ऑप्शन से जाके, लेकिन जो थर्ड पार्टी होते हैं वो वाले बंद नहीं होते जल्दी से। तो उनको बंद करने के लिए किल AV काफी काम आ सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हम एक और भी रन कर सकते हैं जिसका नाम है गेट काउंटर मेजर्स। गेट काउंटर मेजर्स एक और हमारे पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की स्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ पे ये थी पोस्ट विंडोज मैनेज के लिए भी। तो ये क्या काम करती है? फायरवॉल डिसेबल करना, रियल टाइम स्कैनिंग बंद करना, ये जो काम है ना, ये सारे काम ये खुद से कर देती है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, ठीक है। तो काउंटर मेजर्स यानी कि जो हमारे को रोक सकती है चीजें, फायरवॉल हो गई और विंडोज डिफेंडर, इन सबको बंद करने का काम करता है। तो इसलिए भी काफी लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमने काफी कुछ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का सीखा। तो यहाँ पे एक और चीज भी होती है जिसमें हमारे को अपने आप को बचाना भी होता है ना। अब आप इतना सारा कुछ काम कर रहे हो तो लॉग्स भी क्रिएट हो रहे होंगे, इतनी सारी फाइल छेड़ रहे हो, तो फाइल्स का मॉडिफिकेशन टाइम होता है कि वो फाइल लास्ट कब ओपन हुई थी, ठीक है। तो जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट होते हैं वो इन छोटी छोटी चीजों को देख के पता लगाते हैं कि हैकर ने करा क्या, आखिर क्या क्या कर रहा था। तो वो ये लॉग्स पढ़ते हैं, वो एप्लीकेशन लॉग्स अलग होते हैं, नेटवर्क लॉग अलग होते हैं, सिस्टम के अपने लॉग्स अलग होते हैं। तो वो सब लॉग्स पढ़ते हैं, वो कौन सी ऐप कब चली थी, कौन से नेटवर्क पे आप कब कनेक्ट हुए थे, किस IP से कनेक्ट हुए थे, सिस्टम कब बूट हुआ था, ठीक है, कौन कौन से यूजर ने कब लॉगिन करा था, वो ये सब लॉग्स पढ़ते हैं। फाइल्स का मॉडिफिकेशन टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई वो पूछेंगे यूजर से तुमने 2 दिन पहले PC यूज करा था, इस फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम तो 1 घंटे पहले का है, इसका मतलब 1 घंटे पहले यहाँ पे किसी ने छेड़छाड़ करी है इस फाइल के साथ। तो ऐसे उन्हें पता चलता है कि मशीन को किसी ने हैक कर रखा है। तो ये सब हम ऑटोमेटिकली क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कमांड्स है इसके लिए भी, अगर आप हेल्प करोगे तो आपको मिल जाएंगे इसके लिए भी कमांड्स। मेटरप्रेटर हमारे को देता है कुछ एडिशनल कमांड्स, ठीक है। तो इनमें से एक सिस्टम कमांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिस्टम कमांड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे है क्लियर रेव। ये क्या काम करता है? इवेंट्स लॉग क्लियर करता है। ये सारे जितने भी होते हैं सिस्टम लॉग्स होगा, एप्लीकेशन लॉग, ये अपने आप कर देता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्लियर रेव, ठीक है। तो ये हमारे जो लॉग्स है उनको ये अपने आप क्लियर कर देगा। तो देखो इसने कितने सारे लॉग्स क्लियर करे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतने सारे लॉग्स सिक्योरिटी के क्लियर करे। और 496 जो है इसने एप्लीकेशन, कितने सारे लॉग्स इतनी देर में क्रिएट हो गए थे हमारे, देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब फॉरेंसिक से बचने के लिए, एक रेड टीमर के लिए, एक हैकर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक और चीज होती है कि मैंने बताया मॉडिफिकेशन टाइम, वो कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड दिया गया है, अगर आपको दिखेगा यहाँ टाइम स्टॉम्प। तो टाइम स्टॉम्प से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे मॉडिफिकेशन टाइम, ठीक है। टाइम स्टॉम्प लिखोगे तो आप इससे यहाँ पे कर सकते हो। आपको फाइल नेम देना पड़ता है और देना पड़ता है कि आप उसका क्या टाइम सेट करना चाहते हो। तो वो टाइम, जो भी आप टाइम उसे देना चाहोगे, वो टाइम पे वो रिवर्ट बैक कर देगा। या आगे का भी दे सकते हो आप कोई टाइम, कि 2 दिन आगे का टाइम दे दे मॉडिफिकेशन टाइम, मस्ती करने के लिए, ठीक है। मतलब वरना एज अ रेड टीमर आपको पिछला टाइम देना पड़ता है कि आप पता ना चले कि आपने इस फाइल को एक्सेस करा था, ठीक है। तो ये काम होते हैं। तो आई होप सो इसमें आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।